सरकार ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सब्सिडी को एक और साल तक जारी रखने की मंजूरी दी। व्यापक इंडिया एआई मिशन को भी स्वीकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसानों और युवाओं की क्षमता के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र की संभावनाएं विकसित जम्मू कश्मीर का मार्ग प्रशस्त करेंगी। भारत और जापान उभरते भू राजनीतिक, भू आर्थिक और भू तकनीकी रुझानों के प्रति द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने पर सहमत। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया ने दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और खेलों में पीवी सिंधु ने अमेरिका की बेइविन झांग को हराकर फ्रेंच ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और दिल्ली में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सरकार ने 31 मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए प्रति सिलेंडर 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी जारी रखने की मंजूरी दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को उनके खातों में सीधे सब्सिडी का लाभ मिलेगा। केंद्र ने 10,371 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ राष्ट्रीय स्तर के व्यापक भारत एआई मिशन को भी स्वीकृति दी। इस मिशन का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और साझेदारियों के माध्यम से एआई नवाचार को प्रोत्साहित करने वाला एक व्यापक तंत्र स्थापित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम में 6,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों और युवाओं की क्षमता के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र की संभावनाएं विकसित जम्मू कश्मीर का मार्ग प्रशस्त करेंगी। आज मुझे यहाँ टूरिज्म और विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। किसानों के लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजना भी समर्पित की गई है। 1,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। विकास की शक्ति, पर्यटन की संभावनाएं, किसानों का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर के युवाओं का नेतृत्व, विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। श्रीनगर से प्रधानमंत्री ने स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि देश में पर्यटन का नए सिरे से विकास होगा। आज श्रीनगर जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश के लिए पर्यटन की नई पहल कर रहा है। इसलिए जम्मू कश्मीर के अलावा देश के 50 से ज्यादा और शहरों से भी हमारे साथ लोग अभी जुड़े हुए हैं। आज यहाँ से स्वदेश दर्शन योजना के तहत 6 परियोजनाएं देश को समर्पित की गई है। स्वदेश दर्शन इस स्कीम के अगले चरण का भी शुभारंभ हुआ है। कश्मीर घाटी के अपने एक दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री ने विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में भाग लिया। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला कश्मीर दौरा था। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगभग 118 करोड़ 72 लाख रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इनमें स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिकता का अनुभव परियोजना की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने करीब 26 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से गंगा घाटों के उन्नयन और विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री ने अमरकंटक में प्रसाद योजना के तहत 50 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया, जिसमें नर्मदा मंदिर के आसपास विकास और अमरकंटक में पर्यटन तथा जन सुविधाओं का विस्तार शामिल है। प्रधानमंत्री कल असम के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे और 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किस्त देने की भी अनुमति दे दी है। सरकार ने 1 जनवरी 2024 से मूल्य वृद्धि की क्षतिपूर्ति के लिए मूल वेतन पेंशन के 46% की मौजूदा दर पर 4% तक वृद्धि करने की स्वीकृति दी है।
इससे केंद्र सरकार के लगभग 49,18,000 कर्मचारियों और 67,95,000 पेंशनभोगियों को लाभ होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत विकास और परिवर्तन की अपनी यात्रा में जापान को एक स्वाभाविक साझेदार के रूप में देखता है। उन्होंने कहा कि भारत और जापान उभरते भू राजनीतिक, भू आर्थिक और भू तकनीकी रुझानों के प्रति द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने पर सहमत हुए हैं। टोक्यो में 16वें भारत जापान विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत जापान के द्विपक्षीय संबंधों में वर्ष 2023 एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार से सरकार, कारोबार से कारोबार और लोगों से लोगों के उपयोगी संपर्क विभिन्न क्षेत्रों में बढ़े हैं। श्री जयशंकर ने पिछले वर्ष भारत की मेजबानी में सफल G20 शिखर सम्मेलन में जापान के सहयोग की सराहना की। Today, our meeting allowed us to take stock of various ongoing lines of effort since the dialogue was last held in July in New Delhi. We agreed on the need for new steps for which to make this relationship prepared for and responsive to emerging geopolitical, geo-economic and geotechnological trends. विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर टोक्यो में आरंभिक रायसीना गोलमेज सम्मेलन में भी शामिल हुए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत की प्रतिबद्धता को क्वाड समूह आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में भारत की प्रगति से द्विपक्षीय साझेदारी की और अधिक संभावनाएं पैदा हुई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया ने दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं भारतीय रुपये और इंडोनेशियाई रुपया में लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए आज मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और बैंक इंडोनेशिया के गवर्नर पेरी वारजियो ने हस्ताक्षर किए। रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण पहल है। एक रिपोर्ट। आज जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में आरबीआई ने कहा कि बैंक इंडोनेशिया के साथ हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापन द्विपक्षीय लेनदेन में स्थानीय मुद्राओं का उपयोग अंततः भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ वित्तीय एकीकरण तथा आपसी लंबे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में योगदान देगा। आरबीआई ने कहा, एमओयू में सभी चालू खाता लेनदेन, अनुमेय पूंजी खाता लेनदेन और दोनों देशों द्वारा सहमति के अनुसार किसी भी अन्य आर्थिक और वित्तीय लेनदेन को शामिल किया गया है। यह रूपरेखा निर्यातकों और आयातकों को उनकी संबंधित घरेलू मुद्राओं में बिल बनाने और भुगतान करने की सुविधा देगी। इससे INR IDR के विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार के विकास में मदद मिलेगी। स्थानीय मुद्राओं का उपयोग लेनदेन के लिए लागत और निपटान समय को अनुकूलित करेगा। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि संस्कृत भाषा ने देश की विशाल भूमि की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोया है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि बहुत सी भारतीय भाषाओं को संस्कृत के शब्दकोश ने समृद्ध बनाया है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश की समृद्ध संस्कृति हमारे भीतर गर्व की भावना का संचार करती है। राष्ट्रपति ने इसमें महिलाओं की भागीदारी पर हर्ष जताया। इस भाषा में गार्गी, मैत्री, ओपाला और लोपामुद्रा जैसे महिला विभूतियों ने ज्ञान का अमर योगदान दिया है। उसके अध्यापन में महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक होनी ही चाहिए। ये प्रसन्नता की बात है कि आज उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में लगभग 47% संख्या छात्राओं की है। ये महिला सशक्तिकरण के प्रयासों में इस केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का सराहनीय योगदान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में उर्वरक नमूना जांच के लिए एक संशोधित मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम और केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण तथा प्रशिक्षण संस्थान के पोर्टल की भी शुरूआत की गई। दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। भारत ने कोयला उत्पादन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। 6 मार्च तक कोयला उत्पादन 900 मिलियन टन से अधिक हो गया। इससे 31 मार्च तक महत्वाकांक्षी 1 अरब टन का लक्ष्य प्राप्त करने की पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। पेरिस में फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अमेरिका की बेवेन झांग को हराया, जबकि के श्रीकांत का सफर खत्म हो गया है। घुटने की चोट से वापसी के बाद पहला BWF टूर्नामेंट खेल रही सिंधु ने पहले गेम में पिछड़ने के बाद दुनिया की 10वें नंबर की खिलाड़ी झांग को पराजित किया। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में यूपी वॉरियर्स और मुंबई इंडियंस का मुकाबला जारी है। मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर को 161 रन का लक्ष्य दिया। मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाए। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने अपनी विभिन्न क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में अनुबंध के आधार पर अनुभवी पूर्णकालिक संपादकों और समाचार वाचक सह अनुवादक के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। विवरण newsonAIR.gov.in/vacancies पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र भेजने की अंतिम तिथि 19 मार्च 2024 है। 5 दिवसीय पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 का आज इम्फाल में मणिपुर राज्य फिल्म विकास समिति के सभागार में संपन्न हुआ। फिल्म की प्रतियोगिता श्रेणी में डोमिनिक संगमा निर्देशित गारो फिल्म रैप्चर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार हाओबम पवन कुमार की मणिपुरी फिल्म जोसेफ सन को मिला। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों की 8 फिल्मों ने महोत्सव की प्रतियोगिता श्रेणी में प्रतिस्पर्धा की। ये फिल्मोत्सव सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से दोनों राज्यों, विभागों और फिल्म फोरम मणिपुर ने आयोजित किया था। फिल्मों को मणिपुर में 2 अलग-अलग स्थानों पर प्रदर्शित किया गया। फिल्म देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सब्सिडी को 1 और साल तक जारी रखने की मंजूरी दी। व्यापक इंडिया AI मिशन को भी स्वीकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसानों और युवाओं की क्षमता के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र की संभावनाएं विकसित जम्मू कश्मीर का मार्ग प्रशस्त करेंगी। भारत और जापान उभरते भू राजनीतिक, भू आर्थिक और भू तकनीकी रुझानों के प्रति द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने पर सहमत। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया ने दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।